अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तारीख गवाह है कि सोना हमेशा से दौलत के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी अलामत रहा है। जब भी आलमी माइशियत में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती है, सरमायाकार सोने को ही अपनी महफूज तरीन पनाहगाह समझते हैं। लेकिन क्या हो जब यही महफूज पनाहगाह लाखों ख़ानदानों के लिए एक मालियाती दलदल बन जाए। आज के इस तज्ज़िये में हम चीन में पेश आने वाले इसी बहरान की गहराई में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और इससे मुस्तक़बिल के लिए क्या सबक सीखे जा सकते हैं। देखिए, सोने की कदर इसके इस्तेहकाम में है, लेकिन चीन का ये वाकया हमें बताता है कि जब इंसानी लालच और कमज़ोर रेगुलेशन आपस में मिल जाएं, तो सबसे महफूज समझी जाने वाली सरमायाकारी भी एक ख़तरनाक जाल में तब्दील हो सकती है। ये बहरान इस बुनियादी सवाल को जन्म देता है कि क्या कोई भी सरमायाकारी वाकई मुकम्मल तौर पर महफूज हो सकती है। आइए देखते हैं कि चीन में मामलात किस तरह गलत सिमत में गए। तो इस कहानी का आगाज़ कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें 2025 के अवाखिर में आलमी मंडियों को देखना होगा, जब सोने की कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं। दुनिया भर के मरकजी बैंक बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहे थे और आलमी सतह पर डॉलर पर इन्हिसार कम करने का रुझान था। इस माहौल ने चीन में एक गोल्ड रश को जन्म दिया, जहां आम लोगों ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी सोने में लगाना शुरू कर दी। और जब हम कीमतों में इजाफे की बात करते हैं तो ये कोई मामूली इजाफा नहीं था। 2025 में सोने की कीमत में 62% का इजाफा हुआ, जबकि चांदी की कीमत 147% तक जा पहुंची। बज़ाहिर एक ऐसी सरमायाकारी लग रही थी जिसमें नुकसान का कोई इम्कान ही नहीं था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो चीज़ हकीकत से बाईद नजर आए वो अमूमन होती भी है। इस पूरे बहरान का मरकज़ चीन का जदीद सनती शहर शेनज़ीन बना, ख़ासतौर पर वहाँ का बैनुल-अक़वामी ज्वेलरी ट्रेडिंग सेंटर। ये वो जगह थी जहाँ हज़ारों लोगों के ख्वाब बिखर कर रह गए। ज़रा देखिए कि यह सब कितनी तेज़ी से हुआ। दिसंबर 2025 में डी वॉर नामी एक प्लेटफॉर्म ने बगैर किसी प्रोसेसिंग फ़ीस के सोना खरीदने की पुरकशिश पेशकश की, लेकिन सिर्फ एक महीने के अंदर 20 जनवरी को इस प्लेटफॉर्म ने अचानक तमाम ट्रांजैक्शंस मुंजमद कर दी। ना रकम निकाली जा सकती थी, ना सोना मुंतकिल किया जा सकता था। 2 दिन बाद सैकड़ों मुतासरीन सड़कों पर थे और एक हफ्ते के अंदर कंपनी के मालिक ने एक वीडियो पैगाम में वजाहत का वादा किया, लेकिन तब तक नाकाबिल तलाफी नुकसान हो चुका था। हम कितनी बड़ी रकम की बात कर रहे हैं। 13.3 बिलियन चीनी युआन, यानी तकरीबन 2 अरब अमेरिकी डॉलर। ये कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं थी, ये एक ऐसी रकम थी जो पूरी मार्केट को हिलाकर रख सकती है। लेकिन ये सिर्फ आदाद व शुमार की कहानी नहीं है। इन आदाद के पीछे 1.5 लाख खानदानों की कहानियां हैं। ये कोई पेशावर सरमायाकार नहीं थे। इनमें बुजुर्ग शहरी थे जो अपनी पेंशन लगा रहे थे, और नौजवान जोड़े जो अपने पहले घर के लिए बचत कर रहे थे। ये वो आम लोग थे जिनकी जिंदगियां एक ही झटके में तबाह हो गई। और जब आप किसी एक मुतासरा शख्स की आपबीती सुनते हैं तो इस बहरान की संगीनी मज़ीद वाज़े हो जाती है। एक शख्स ने कहा, मेरे बच्चों के साथ 4.55 मिलियन युआन का फ्रॉड हुआ। मेरे ख़ानदान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, ये मुस्तकबिल की चोरी थी। तो यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? ये कोई नाकाम कारोबारी मंसूबा नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा फ्रॉड था। आइए इस निज़ाम की तह तक पहुँचते हैं। इस फ्रॉड का तरीक़ेकार बहुत खुशशाराना था। कंपनी ने लोगों से फिजिकल सोना खरीदने के लिए पैसे लिए, लेकिन हकीकत में कभी सोना खरीदा ही नहीं। इसके बजाय उन्होंने इन पैसों को फ्यूचर मार्केट में अपने ही ग्राहकों के खिलाफ शर्त लगाने के लिए इस्तेमाल किया। उनका मुनाफा सिर्फ उसी सूरत में था जब सोने की कीमतें गिरतीं, लेकिन जब कीमतें बढ़ने लगीं तो कंपनी दिवालिया हो गई। मालियाती दुनिया में इस किस्म के फ्रॉड को शैडो फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। ये एक इंतहाई खतरनाक और गैर कानूनी अमल है, जहां एक प्लेटफॉर्म ग्राहकों का पैसा लेकर असल असासा खरीदने के बजाय उसकी मुस्तकबिल की कीमतों पर जुआ खेलता है। ये एक पेचीदा स्कीम थी, लेकिन इसका तरीक़ेकार समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये तज्ज़िया मुफीद लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जैसा कि हमने कहा, ये कोई पहला वाक़या नहीं था। तो फिर लोगों ने उस कंपनी पर भरोसा क्यों किया? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि डी वार ने दावा किया था कि उसे एक सरकारी इदारे जिंचू ग्रुप की हिमायत हासिल है। चीन में सरकारी इदारे का नाम जुड़ा होना आवाम के लिए जमानत की हैसियत रखता है। इसी झूठे एहसास तहफ़्फ़ुज़ ने लोगों को इस जाल में फंसाया। ये इस फ्रॉड का सबसे बड़ा हथियार था। और हम माजी में भी ऐसा होता देख चुके हैं। 2018 का P2P लेंडिंग बहरान इसकी वाज़े मिसाल है। इसमें भी तकरीबन यही कहानी दोहराई गई। हुकूमत ने सरमायाकारी की हौसला अफजाई की और जब निज़ाम बैठ गया तो जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया।
नतीजा, लाखों लोगों ने अपनी जमा पूंजी खो दी और जब उन्होंने एहतजाज किया तो उनकी आवाज़ दबा दी गई। कुछ तज्ज़ियाकार जैसा कि चिन पोकोंग इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। उनके ख्याल में ये सिर्फ नाक़िस कवानीन का नतीजा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली है। वो दलील देते हैं कि इस तरह की स्कीमों को आवाम की दौलत लूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है, लेकिन ये उस गहरे अदम एतमाद की अक्कासी करता है जो रियासत और आवाम के दरमियान पाया जाता है। इस बुहरान के नतीजे में एक नई इस्तिलाह सामने आई, मालियाती पनाहगुज़ीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है और अब इंसाफ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो जब उन्होंने इंसाफ मांगा तो उनके साथ क्या सलूक हुआ? इंसाफ फराहम करने की बजाय हुकाम का रद्द अमल एहतजाज को दबाने पर मरकूज था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फसादात पर काबू पाने वाली पुलिस तैनात की गई और मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया और आखिर में मुतासरीन को उनकी असल सरमायाकारी का सिर्फ 20% वापस करने की पेशकश की गई। यह जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। एक मुजाहिरीन ने इस सूरत हाल की बेहतरीन अक्कासी की। हमने कभी कोई गलत रास्ता इख्तियार करने की कोशिश नहीं की और यही इस कहानी का सबसे अलमनाक पहलू है। ये लालची जुआरी नहीं थे, ये आम लोग थे जो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई के लिए एक महफूज मुस्तकबिल चाहते थे। और ये हमें एक बड़े सवाल पर ला खड़ा करता है जो सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। एक ऐसे निज़ाम में जहां सरमायाकारी के महफूज रास्ते मौजूद हों और सोना भी महफूज ना रहे, तो एक आम आदमी कहाँ जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं। यकीनन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए है। ये किसी भी किस्म का माली या सरमायाकारी मशवरा नहीं। किसी भी सरमायाकारी का फैसला करने से पहले हमेशा अपनी तहकीक मुकम्मल करें। अल्लाह हाफ़िज़।